कहानी की शुरुआत होती है और हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट रेंतारू को दिखाया जाता है जो कि अपनी 100वीं क्रश को प्रपोज कर रहा होता है। यहाँ पर वो उसे प्रपोज तो कर देता है, लेकिन उसकी क्रश उससे कहते हैं कि रेंतारू, तुम वैसे बहुत ज्यादा ही अच्छे लड़के हो, मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत ज्यादा केयरिंग भी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ डेटिंग के बारे में सोचती हूँ तो इसी नाम पे मुझे बहुत ज्यादा ही उल्टी आने लग जाती है, इसलिए मुझे माफ कर देना। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इस चीज को सुन के रेंतारू अंदर से टूट जाता है और कहता है, मैंने आज तक 99 लड़कियों को प्रपोज किया, उन्होंने मुझे रिजेक्ट भी किया, लेकिन उतना दर्द मुझे तब नहीं हुआ था जितना मुझे आज हो रहा है। और वो इसी दर्द को लेके डायरेक्ट गॉड ऑफ लव के मंदिर में पहुंच जाता है और उनसे कहता है, भगवान मैंने कौन से पाप किए थे, क्या मैंने बचपन में कुछ ज्यादा ही चूरन को अपने हथेली में रख के चाट लिया था जिसकी वजह से मेरी लव लाइन गायब हो गई है, प्लीज कुछ करो, मुझे एक गर्लफ्रेंड दिला दो। उसकी इन सब बातों को सुन के मंदिर के दान पात्र में से एक आवाज आती है कि वस्त्र, चिंता मत करो, आने वाली कल में तुम्हें 100 गर्लफ्रेंड्स मिलेंगी। और उसमें से एक बंदा निकलता है, उसे देख के रेंतारू डर जाता है और कहता है, ओ चोर, मंदिर का चोर। इस चीज को सुन के वो बंदा रेंतारू से कहता है, मैं चोर नहीं हूँ, और ये कह के वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो होता है द गॉड ऑफ लव। उनकी हकीकत देख के रेंतारू उनसे कहता है कि आप कुछ देर पहले क्या कह रही थी, जिस पर गॉड उसे बताते हैं कि हाँ तुमने सही सुना, जैसे ही तुम हाई स्कूल में पहुंचोगे तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, डायरेक्ट 100 सोलमेट्स मिलेंगी। वैसे तो आम इंसान की सिर्फ एक सोलमेट होती है, कुछ की तो होती भी नहीं है, लेकिन तुम्हें मैंने 100 सोलमेट्स दी हैं। इसे सुनकर रेंतारू को पहले तो कुछ विश्वास नहीं होता, फिर वो उससे पूछता है कि आखिर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। इस पे गॉड बोलते हैं कि जब भी तुम अपने सोलमेट के पास होगे या उनसे टकराओगे, वैसे ही तुम दोनों के अंदर एक शॉकवेव जनरेट होगी जिससे तुम दोनों ही पहचान जाओगे कि तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो। इस चीज को सुन के रेंतारू उनकी ओर शक की निगाहों से देखता है और कहता है कि अगर गॉड ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे मंदिर को आग लगा दूंगा। फिर 1 महीने बाद रेंतारू अपने हाई स्कूल में जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले एंट्रेंस सेरेमनी को अटेंड करता है। उसके बाद वो अपनी क्लासरूम को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वो 2 लड़कियों से टकरा जाता है। उन लड़कियों से टकराते ही उसके साथ गॉड का बताया हुआ फिनोमिना होता है और उन तीनों को ही शॉक लगता है, जिससे कि रेंतारो समझ जाता है कि ये दोनों मेरी सोलमेट्स है। तो रेंतारो उन दोनों को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक लड़की रेंतारो को देखते ही अपने पैरों में मोच आने का बहाना बनाने लगती है और रेंतारो से कहते हैं कि मेरे पैरों में मोच आ गई है, क्या तुम मुझे नर्स ऑफिस तक छोड़ दोगे। तो रेंतारो उसकी मदद करने के लिए अपना आगे हाथ बढ़ाता है कि तभी पीले बाल वाली लड़की भी उससे कहते हैं कि मेरे भी पैर में मोच आ गई है, प्लीज मुझे भी ले चलो। और ये कहते ही वो दोनों ही लड़कियां रेंतारो से चिपक जाती हैं। इस पर रेंतारो को बहुत ज्यादा ही मजा आती है क्योंकि भैया उसका बचपन का सपना जो था। फिर वो तीनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पर पिंक बाल वाली बताती है कि मेरा नाम हनाजो है और पीले बाल वाली बताती है कि मेरा नाम किंडा है। ये दोनों ही 4A क्लास से होती हैं, जिस क्लास में हमारा रेंतारो भी पढ़ता है। तभी उनके बगल से कुछ लड़कियां निकलती हैं और वो बात कर रही होती है 4 लीफ फ्लावर के बारे में कि अगर कोई इसे देते हुए किसी से डेट के लिए पूछता है तो वो 100% सक्सेस होगा। ये सुन के किंडा और हानाजो इस फ्लावर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम छुट्टी की सीन देखते हैं, जहाँ पर रेंतारो घर जाते हुए उन्हीं दोनों लड़कियों के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसकी नजर विंडो के बाहर पड़ती है, जहाँ पर हानाजो और किंडा 4 लीफ फ्लावर को अभी भी ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें देख के रेंतारो सोचता है कि ये लोग मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो वो उन लोगों के पास जाता है और उनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी लाया होता है। वो यहाँ पर किंडा को उस कोल्ड ड्रिंक को ऑफर करने लगता है। इस पे किंडा बहुत ज्यादा ही शर्माती है, तो उसको शर्माते हुए देख के रेंतारो उससे कहता है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही जल्दी हो गया है ना। इस पे किंडा कहती है ऐसा कुछ नहीं है और उसके हाथों से कोल्ड ड्रिंक लेते हुए कहती है मैं इसे पी लूंगी, और शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। तभी पीछे से हानाजो भी वहाँ पर पहुँच जाती है, तो रेंतारो उसे भी एक ड्रिंक ऑफर करता है। इस पे हानाजो अपना IQ नंबर 160 लगाती है और रेंतारो से कहती है कि तुम्हें पता है ना ये ड्रिंक बहुत ज्यादा ही है, मुझसे ये खत्म नहीं हो पाएगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। इस पे हमारा बंदा कुछ नहीं सोचता और डायरेक्ट पी लेता है। और जब तक उसे समझ आता है कि भैया ये तो इनडायरेक्ट किस हो जाएगी, तब तक वो उस ड्रिंक को हानाजो को दे चुका होता है। यहाँ पर हानाजो भी उसे पीने वाली होती है कि वो बहुत ज्यादा ही नर्वस होती है। तभी वो ड्रिंक उसके हाथों से जमीन पे गिर जाता है। इस पे हानाजो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि मैंने रेंतारो को बहुत ज्यादा ही हर्ट कर दिया है। तभी रेंतारो उसके पास आता है और उसे रुमाल देते हुए कहता है अपनी स्कर्ट को पोंछ लो। इतना सुनते ही हानाजो से रहा नहीं जाता है और वो रेंतारो का हाथ पकड़ लेती है और उसे खुला प्रपोज कर देती है। अब पहली बार किसी लड़की से प्रपोजल सुन के हमारा बंदा खुशी में रोने लगता है और वो यहाँ पर हानाजो से कुछ कह पाता कि तभी वहाँ पर इंडा आ जाती है और वो आते के साथ ही साथ हानाजो के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुमसे किसने कहा था इतनी जल्दी जल्दी करने के लिए।
और फिर वो रेंतारो से कहते हैं, हाँ मुझे पता है, तुम मेरे पीछे घूमते रहते हो, चिंता मत करो, अगर तुम मुझे प्रपोज करोगे तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलने के लिए तैयार हूँ। इस पे रेंतारो कहता है, यार अभी तो मिले हम, मैं कब इसके पीछे पीछे घूमा। फिर इंडा हिम्मत जुटाते हुए रेंतारो को प्रपोज कर देती है और उसे अपने साथ डेट पे चलने के लिए कहती है। फिर वो दोनों ही रेंतारो के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम हम दोनों में से किसे चुनोगे। ये चीज सुन के रेंतारो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि आखिर अब मैं क्या करूं। तो फिर वो गॉड ऑफ लव के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर किसी इंसान की 2 सोलमेट हो तो उसे क्या करना चाहिए। इस पे गॉड से कहते हैं कि वैसे तो इंसानों की सिर्फ एक ही सोलमेट होती है, लेकिन तुम्हारे केस में कुछ उल्टा ही है। जब मैं तुम्हारी जन्म कुंडली लिख रहा था तब मैं जीनियस ओटाकू की इची एनिमे एक्सप्लेनेशन देख रहा था, जिसकी वजह से मैं बहक गया और मैंने गलती से तुम्हारी जन्म कुंडली में एक सोलमेट की जगह 100 सोलमेट लिख दी। इस चीज को सुन के रेंतारू रोने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी के एल लगा दिए। फिर गॉड उसे बताते हैं कि जब सोलमेट एक दूसरे से मिल लेते हैं तो उन्हें एक साथ रहना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके साथ बहुत बुरा होता है, वो शायद मर भी सकते हैं। इस पर रेंतारू से कहता है कि इसका मतलब ये है अगर मैं उन दोनों में से किसी एक को चुनता हूँ तो दूसरी मारी जाएगी। इस पर गॉड कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। अब यहाँ पर रेंतारू की मुसीबतें और बढ़ जाती है और वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एक को प्रपोज कर दूंगा और उससे कह दूंगा कि मैंने दूसरी को रिजेक्ट कर दिया है, और फिर मैं दूसरी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैंने पहली वाली को रिजेक्ट कर दिया है, और कैसे भी करके मैं उन दोनों को हैंडल कर लूंगा। फिर अगले दिन रेंतारो उन दोनों के सामने खड़ा होता है और उनके सामने झुक के कहता है, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। यहाँ पर वो मन में कहता है कि मुझे पता है कि किसी से अपनी दिल की बात कहना कितना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं इन दोनों को रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और वो यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं तुम दोनों में से किसको चुनूं, क्योंकि तुम दोनों ही बहुत अच्छी हो और मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करता हूँ। फिर वो अपनी जेब में से 4 लीफ फ्लावर्स को निकालता है और उन दोनों को देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है वो इतना ज्यादा गंदा इसलिए दिख रहा होता है क्योंकि उसने पूरी रात इन 4 लीफ फ्लावर्स को ढूंढा है। इसे देख के इंडा कहती है, तुम्हें क्या लगता है इन बचकानी हरकतों से मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी? ऐसा नहीं होगा। इस पर रेंतारो कहता है कि मैंने इसे इसलिए ढूंढा, मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। इस चीज को सुन के उन दोनों के नाक में से खून निकलने लगता है और हैनोजो और रेंतारो से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार करूंगी। और ये कहते ही वो उसके चिपक जाती है। उसे चिपका हुआ देख के इंडा भी उसके पास आती है और डबल डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे देख के हानुजा उससे कहती है कि मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी डबल डेट के लिए मान जाओगी। जिस पर वो कहती है कि मैं डबल डेट के लिए नहीं मानी, लेकिन मैं डेट के लिए मानी हूँ। अब यहाँ से रेंतारो की हेरमिक लाइफ स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रेंतारो अपने फेवरेट पोल से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर इंडा और हाजनुआ आ जाते हैं। यहाँ पर हाजनु रेंतारू के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है, रेंतारू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो कहता है कि वाओ, ये कितना ही ज्यादा सॉफ्ट हाथ है, मजा ही आ गई। फिर रेंतारू आगे बढ़ के इंडा का हाथ पकड़ लेता है। इंडा का जैसे ही वो हाथ पकड़ता है, इंडा का यहाँ पर सिस्टम हिल जाता है। फिर वो तीनों ही एक दूसरे को फील करते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं, तभी रेंतारू एक लड़के को भागते हुए देखता है जिसके पीछे वाइस प्रिंसिपल पड़े होते हैं। यहाँ पर हमें वाइस प्रिंसिपल के बारे में पता चलता है कि अगर वाइस प्रिंसिपल को कोई भी बच्चा हॉल में भागता हुआ दिखता है तो वो उसे पकड़ लेती है और उसे फ्रेंच किस करती है, जो कि मेंटली और फिजिकली बहुत हैवी वाला टॉर्चर होता है। इसी बात के बीच में हाजुनुआ रेंतारू से पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? इस पर रेंतारू कहता है कि मैंने किस नहीं किया है, क्योंकि तुम ही लोग मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। इस चीज को सुन के हाजुनुआ और इंडा के दिमाग में एक प्लान आता है कि जो सबसे पहले रेंतारू को अप्रोच करेगा वही सबसे पहले उसे किस भी करेगा। फिर हमें लंच ब्रेक की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर वो सब लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं। लंच करने के बाद हाजुनुआ रेंतारू को किस करने के लिए एक चॉकलेट निकालती है और उससे कहती है कि चलो इस चॉकलेट को हम दोनों साथ में खाते हैं। और फिर उन दोनों के बीच में यहाँ पर माहौल बनने ही वाला होता है कि बीच में कबाब की हड्डी बन के इंडा टपक पड़ती है और वो रेंतारू की आंखों में चॉकलेट घुसा देती है, जिसकी वजह से रेंतारू के बहुत ज्यादा ही दर्द होता है। तो फिर वो उसकी आंखों को ठीक करने के लिए CPR देने लगती है। अभी उन दोनों के बीच में कुछ होने ही वाला होता है कि तभी हाजुनुआ अपने बलून से इंडा के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे इंडा दूर हो जाती है। इन दोनों की लड़ाई दंगे को देख के रेंतारू उनसे कहता है कि मैं समझ गया हूँ, तुम लोग मुझे किस करना चाहते हो ना। इस चीज को सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा ही एम्बेरेस हो जाते हैं। तो रेंतारू कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। और वो यहाँ पर उन्हें एक प्लान बताता है
जिससे कि उन दोनों को ही नहीं पता चलेगा कि रेंतारू ने सबसे पहले किसे किस किया। फिर वो उन दोनों को अपना प्लान बताता है और कहता है कि तुम दोनों को उस स्पॉट पे जाके खड़े हो जाना है और हम तीनों ही आंखें बंद करके रखेंगे और अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लेंगे जिससे कि हमें कुछ सुनाई ना दे। फिर मैं डाइस फेंकूंगा, अगर इवन नंबर आया तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा, अगर ऑड नंबर आया तो मैं राइट में जाऊंगा। इससे तुम दोनों को पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसको सबसे पहले किस किया। इस प्लान को सुन के हानाज़ो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है तुम तो ब्रिलियंट हो। उसके बाद यहाँ पर पहले ट्राई में रेंतारू हेजुनुको के बॉल को पकड़ लेता है जिसकी वजह से पहला ट्राई तो फेल हो जाता है। फिर दूसरी ट्राई में एक बिल्ली इंडा के खजाने के साथ खेलने लगती है तो इंडा को लगता है कि ये रेंतारू कर रहा है और वो रेंतारू की तीसरी टांग पे लात मार देती है। इसके बाद ये लोग बहुत बार ट्राई करते हैं लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। फिर तंग आके इंडा कहते हैं कि ये प्लान ही बेकार था। इस पे हानाज़ो कहते हैं कि तुम मेरे रेंतारू से ऐसा नहीं कह सकती हो, तो इंडा कहती है नहीं वो मेरा है और इन दोनों ही में बहस होने लगती है। इससे परेशान होके रेंतारू उनसे कहता है कि गलती इस प्लान में नहीं है, मुझ में ही गलती है, मैं लायक ही नहीं हूँ। और वो ये कहते हुए वहाँ से भाग के नीचे की ओर जाने लगता है और कस के वाइस प्रिंसिपल को बुलाता है और डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले किस उन्हें देगा। अब भैया वो भाग रहा था तो वाइस प्रिंसिपल के तो आना था ही, तो वो पीछे से फिश की तरह भागते हुए आती हैं और रेंतारू के ऊपर चढ़ जाती हैं। वो उसे किस करने ही वाली होती है कि तभी इंडा उन्हें पीछे से पकड़ लेती है और इधर हानाज़ो खिड़की खोल के सबको बताने लगते हैं कि मैंने छिचोरी आंटी को पकड़ लिया है, जल्दी से आओ सब लोग। ये सुनते ही वाइस प्रिंसिपल वहाँ से भाग जाती है। उसकी इस हरकत को देख के दोनों लड़कियां उससे कहती हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम दोनों लड़ो। इसे सुन के वो दोनों कहते हैं कि ठीक है हम दोनों नहीं लड़ेंगे, तुम चाहो तो इसे किस कर सकते हो। और वो दोनों एक दूसरे की ओर उंगली करने लगते हैं। अब रेंतारो उन लोगों को अपना सैक्रिफाइस करते हुए देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उन दोनों को गले से लगा लेता है। तभी उसको थ्रीसम करने का आइडिया आता है। हाँ आप सही सुन रहे हैं, थ्रीसम। और फिर वो उन दोनों को लेके जाता है छत पे और उन्हें बताता है कि आखिर हम लोगों को थ्रीसम कैसे करना है। उस तरीकों को सुन के पहले तो वो दोनों बहुत ज्यादा ही शर्मा जाते हैं और फिर कुछ नया करने की चाह में मान जाते हैं और फिर यहाँ पर थ्रीसम स्टार्ट हो जाता है। ये वो वाला थ्रीसम नहीं है भैया, ये वाला थ्रीसम था, कुछ और मत समझो। फिर अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद वो तीनों लाइब्रेरी में जाती है। यहाँ पर हाजुनुआ एक कुकिंग बुक निकालती है ताकि वो उससे रेंतारू के लिए कुछ खाना बनाए और उसे इम्प्रेस कर सके। उसी बुक को इंडा भी पढ़ रही होती है। तभी हाजुनुआ उससे कहती है कि जाओ जाओ दूसरी बुक को पढ़ो जाके, इसमें मत घुसो। और उन दोनों के बीच में वापस से लड़ाई होने लगती है। इसे देख के रेंतारू उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को अब हर चीज शेयर करनी चाहिए और ये कह के वो अपने लिए एक बढ़िया सी बुक ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर उसे अपनी एक बुक मिल ही गई होती है तो वो बुक शेल्फ के पास जाके उस बुक को निकालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात अपनी थर्ड सोलमेट से होता है। एक दूसरे को देख के उन दोनों को शौक लगता है और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। उस लड़की का नाम सुजुका होता है। वो एक नंबर की इंट्रोवर्ट होती है और वो दूसरों से बात करने के लिए बुक का सहारा लेती है। वो यहाँ पर रेंतारो को बताती है कि वो यहाँ की लाइब्रेरियन है। इसके बाद वो रेंतारो से पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो रेंतारो उसे इशारों में बताता है कि उसे एक रोमांटिक नोवेल चाहिए और वो उससे कहता है कि क्या वो उसके लिए एक अच्छी सी नोवेल को रिकमेंड कर सकती है। इतना सुनते ही सुजुका उसके लिए बहुत सारी रोमांटिक नोवेल्स को ले आती है। उन्हें देख के रेंतारो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। तो सुजुका उससे माफी मांगती है और उससे कहते हैं कि तुम्हें इनमें से जो अच्छी लगे तुम उसे ले सकते हो। लेकिन रेंतारो अपनी सोलमेट का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है कि तुमने मेरे लिए इतनी ज्यादा मेहनत की है इसलिए मैं इन सारी बुक्स को ले लेता हूँ। और वो अपनी बुक्स को लेके रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है इशू कराने के लिए। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उससे बुक लेने के लिए मना कर देती है क्योंकि रेंतारो का अभी तक लाइब्रेरी कार्ड नहीं बना होता है और कार्ड को बनने में 1 हफ्ता लग जाएगा। इस बात को सुन के रेंतारू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसे उदास देख के सुजुका से रहा नहीं जाता और वो उसे अपनी पर्सनल बुक दे देती है पढ़ने के लिए जिसका नाम लव सर्कल होता है। उसे लेके रेंतारू सुजुका से थैंक यू कहता है। फिर हम रेंतारू के घर की सीन देखते हैं जहाँ पर रेंतारू उसी बुक को पढ़ रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बुक एक प्रिंसेस और नाइट के बीच की लव स्टोरी होती है। इसमें एक बार जब प्रिंसेस के ऊपर ड्रैगन अटैक कर देता है तभी बीच में नाइट आके प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन उससे लड़ाई करने की वजह से नाइट भी बहुत ज्यादा ही इंजर्ड हो जाता है तो प्रिंसेस उसे अपनी मैजिक से हील कर देती है और तभी इन लोगों की आंखें टकराती हैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। फिर कुछ दिनों बाद नाइट को पता चलता है कि प्रिंसेस की शादी किसी प्रिंस के साथ तय हो गई है और उसका बहुत गंदा वाला कट चुका है। इसी के साथ पहला चैप्टर बुक का खत्म हो जाता है और यहाँ पर रेंतारो अपनी लाइफ को इस बुक से रिलेट करने लग जाता है। अगले दिन हम सुजुका को देखते हैं जो कि अपने साथ सर्कल लव स्टोरी का सेकंड पार्ट भी लाई होती है, लेकिन वो रेंतारो को देने के लिए थोड़ा सा शर्मा रही होती है। तभी रेंतारो उसके पास आ जाता है,
उसको बुक देने के लिए। यहाँ पर रंतारो की नज़र उसके बैग पे पड़ती है और उसे पता चल जाता है कि सुजुका उसके लिए सेकंड पार्ट भी लाई हुई है। तो वो उससे कहता है कि मुझे भी सेकंड पार्ट चाहिए, तो सुजुका उसे दे देती है। और यहाँ पर रंतारो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ उसके आगे की कहानी जानने के लिए। फिर यहाँ पर रंतारो सुजुका को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए ले जाता है। फिर वो दोनों एक जगह बैठ के बुक के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद हम लोग अगले दिन की सीन देखते हैं, जहाँ पर अब सुजुका रंतारो के लिए उस बुक का पार्ट 3 भी लाई होती है और वो उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन रंतारो उस दिन उसके पास आता ही नहीं है। फिर वो अगले दिन भी इंतजार करती है, लेकिन रंतारो फिर भी नहीं आता है, जिससे वो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है। तभी उसकी नजर हम लोगों के निब्बा और निब्बियों पे पड़ती है, जो कि भैया थ्रीसम की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं खुलेआम। उन दोनों को थ्रीसम की प्रैक्टिस करते हुए देख के सुजुका बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है और मन में कहती है कि मैं इतना एक्सपेक्ट ही क्यों करती हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है। जब मैं छोटी थी तब लोग मुझे बहुत बुली किया करते थे, क्योंकि मैं हमेशा बुक से चिपकी रहती थी, किसी से बात ही नहीं किया करती थी। और मेरी मॉम भी मुझसे कहा करती थी कि मैं बात क्यों नहीं करती हूँ, मैं बुक का सहारा क्यों लेती हूँ बात करने में। और आज मेरे साथ यही हो रहा है, रंतारो भी मुझसे दूर हो गया है। और ये कह के वो रोने लगती है। इसके बाद हम सुजुका को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ पर वो आराम से बैठी होती है। तभी उसे ढूंढते हुए रंतारो लाइब्रेरी में आता है और उसे देख के उससे उसका मोबाइल मांगता है। फिर उसके मोबाइल में वो टेक्स्ट स्पीच नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है और उसे बताता है कि अगर इस सॉफ्टवेयर में तुम किसी लेटर को टाइप करती हो तो वो वॉइस बन के बाहर निकलेगा। उसके बाद वो उसके मोबाइल में सर्कल लव स्टोरी की ई बुक्स को भी डाउनलोड कर देता है, ताकि वो उसकी मदद से आसानी से रंतारो से बात कर सके। यहाँ पर सुजुका रंतारो से कहती है कि सर्कल लव स्टोरी का तो ई बुक्स अभी तक रिलीज ही नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि रात भर रंतारो ने खुद सर्कल लव स्टोरी के एक एक वर्ड को अपने मोबाइल में टाइप किया है। अब रंतारो सुजुका से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें लोगों से बात करने में कितनी ज्यादा मुश्किल होती होगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये काम भी आसान कर दिया है, चलो अब मुझसे बात करूं। तो फिर सुजुका उससे आई लव यू कह देती है और उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि तुम्हें इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, जो मेरे दिल में था मैंने तुम्हें बता दिया है। और ये कह के वो यहाँ से जाने लगते है। तभी रंतारो उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और वो भी उससे आई लव यू 3000 कह देता है। इसके बाद रंतारो सुजुका को लेके अपनी 2 निब्बियों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ये है मेरी नई गर्लफ्रेंड। रंतारो की नई गर्लफ्रेंड को देख के इंडा को तो दिमाग फिर जाता है और वो गुस्से में चिल्लाने लगती है, लेकिन हनाजो अलग मस्त। वो कह रही वाओ रंतारो तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, तुम हमारे लिए एक और दोस्त को ले आए हो। इस पे इंडा उसे ही चिल्लाने लगती है और कहती है पागल हो क्या, देख नहीं रहे हो ये हमारी सोतन को ले आया है। इस पे हनाजो उससे कहती है अरे देख नहीं रहे हो, उसने अपना एक नया लव ढूंढ लिया है, लेकिन उसने हमें छोड़ा नहीं है, ये कितना ही ज्यादा काइंड हार्टेड है। फिर उन लोगों के बीच में बातें होने लगती हैं। यहाँ पर रंतारो उन तीनों की खासियत बताने लगता है, जो कि रंतारो को बहुत ज्यादा ही क्यूट लगते हैं। यहाँ पर वो बताता है कि सुजुका जब कोई बुक पढ़ रही होती है तो अगर कोई अच्छा सीन आता है तो उसके पैरों का रिएक्शन बहुत ज्यादा ही क्यूट हो जाता है। और दूसरी ओर हनाजो जब कुछ सोच रही होती है तो वो अपने होठों के बीच में अपनी उंगली दबा लेती है, जिसमें कि वो बहुत ज्यादा ही मस्त लगने लगती है। इस चीज को सुन के हनाजो बहुत ज्यादा ही शर्माने लगती है और कहती है क्या मैं ऐसे करती हूँ। फिर वो यहाँ पर इंडा के बारे में बताता है कि इंडा को तारीफ कराना बहुत ज्यादा ही पसंद है। जब कोई उसकी तारीफ करता है तो वो अपने बालों को उंगलियों से घुमाने लगती है, जिसमें कि वो बहुत ज्यादा ही क्यूट लगती है। अपनी अपनी तारीफ सुन के वो तीनों शर्म के मारे लाल हो जाती हैं और कहने लगते हैं कि रंतारो हमारी कितनी ज्यादा केयर करता है। तभी रंतारो कहता है कि जब हम तीनों ने किस किया था तभी ये तीनों बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रही थी। अब किस का टॉपिक सुन के सुजुका उससे पूछती है क्या तुम लोगों ने किस कर लिया है, जिस पर वो कहता है हाँ। इस चीज को सुन के सुजुका बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है। तो हाना से उससे कहती है क्या तुम्हें भी करना है क्या, जिस पर वो कहते हैं नहीं मैं शादी से पहले पूरी पवित्र रहना चाहती हूँ। इस पर रंतारो कहता है कि ठीक है जब तुम तैयार हो जाओगी तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इंडा और हानाजुआ रंतारो को खाना खिलाने के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सुजुका शांति से बैठ के अपना खाना खा रही होती है। इस पर रंतारो को लगता है कि सुजुका अभी हम लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए उदास बैठी हुई है। इसलिए उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि वो एक गेम के द्वारा इन तीनों को एक साथ करेगा। फिर वो कुछ कार्ड्स को निकालता है और उन्हें गेम का रूल बताता है और कहता है हम लोग कार्ड गेम खेलेंगे, जो जीता वो हारने वाले को गुदगुदी करेगा। यहाँ पर गेम स्टार्ट हो जाता है और पहला मैच हमारा रंतारो जीत जाता है और हारने वाली होती है इंडा। तो रंतारो कहता है चलो मैं तुम्हें गुदगुदी करूंगा। यहाँ पर इंडा कहती है कि तुम मुझे गुदगुदी कर ही नहीं पाओगे, मैं हंसूंगी नहीं, लेकिन वो ये कहते हुए खुद हंस रही होती है। फिर रंतारो उसकी गुदगुदी करने लगता है। जब वो उसकी गुदगुदी कर रहा होता है उसका फील लेते हुए इंडा यहाँ पर बहुत अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। अब आप उसके एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि कैसी आवाज निकाल रही होगी। और फिर स्टार्ट होता है राउंड नंबर 2, जिसमें हमारा रंतारो वापस से जीत जाता है और हारने वाली होती है हानाजुआ।
यहाँ पर हानाजुआ गुदगुदी करवाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो अपना ऊपर का माला खोलने लगती है, लेकिन भैया कंट्रोल में आ जाती है और फिर रेंतारू अपनी जालिम से हाथों से उसको गुदगुदी करता है, जिसके वो फुल टू फुल मजे लेती है। अब स्टार्ट होता है थर्ड राउंड, जिसमें कि रेंतारू वापस से जीत जाता है और हारने वाली सुजुका होती है। यहाँ पर वो सुजुका के गुदगुदी कर रहा होता है, लेकिन सुजुका ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं दे रही होती है। वो अपने मोबाइल से ही बात करते हुए कहती है कि वाह मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आ रही है। और यहाँ पर रेंतारू उसको बहुत ज्यादा ही गुदगुदी करने लगता है और उन दोनों को इतना ज्यादा करीब देख के इंडा और हनाजो बहुत ज्यादा ही जल रही होती है और कहते हैं कि अब तो हमें जीतना होगा। लेकिन इस बारी सुजुका जीत जाती है और रेंतारू हार जाता है। यहाँ पर सुजुका रेंतारू को सिर्फ उंगली से टच कर रही होती है और उसी में रेंतारू उससे कह रहा होता है कि ओह मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आ रही है और गुदगुदी करो मेरे। अब उन दोनों को ऐसा करते हुए देख के यहाँ पर हनाजो सोचने लगती है कि सुजुका का शाय और डरपोक नेचर रेंतारू को बहुत ज्यादा ही पसंद है। अगर मैं भी ऐसा करूँ तो शायद मैं उसके सामने बहुत ज्यादा ही क्यूट लगूंगी, लेकिन सुजुका बहुत ज्यादा ही नेचुरल रहती है, मुझ पे ये अच्छा नहीं लगेगा, अब मैं क्या करूँ। तभी रेंतारू उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मैंने आज इतना हंस लिया है कि मुझे अब टॉयलेट जाना पड़ेगा, इसलिए मैं रेस्टरूम जाता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रेंतारू के वहाँ से जाने के बाद इंडा शिजुका से कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, मैंने देखा है कि तुम हमारे सामने रेंतारू से दूर रहने की कोशिश करती हो। तुम रेंतारू को गुदगुदी करना चाहती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बताओगी ऐसा क्यों। तभी हनाजो उससे कहती है कि शायद वो तुमसे डर गई होगी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही डरावनी दिखती हो। इस पर इंडा कहती है मैंने कभी किसी से कुछ कहा है जो मैं इतनी ज्यादा डरावनी हूँ। तभी सुजुका उससे कहती है मुझे डर लगता है। ये बात सुन के इंडा कहती है क्या मैं सही में डरावनी हूँ। इस पे वो कहती है ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों की बराबरी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम दोनों ही मुझसे बहुत ज्यादा ही बेहतर हो। इस पर इंडा उससे कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत ज्यादा ही बेहतर हो, तभी तो रेंतारू ने तुम्हें पसंद किया है। इस पर इंडा उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ज्यादा ही अच्छी हो, तभी तो रेंतारू ने तुम्हें पसंद किया है। और वो ये कह के सुजुका से माफी मांग लेती है, जिससे कि इन तीनों के बीच के गिले शिकवे सारे मिट जाते हैं। इधर हम रेंतारू को देखते हैं जो कि उन तीनों को छुप के देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि उसने जानबूझ के बहाना बनाया था टॉयलेट जाने का और वो इन लोगों को देखना चाहता था। इधर वो रोने लगता है और फिर उन लोगों के पास जाता है। तभी इंडा उसके पास आती है और उससे कहती है कि सुजुका को एक और चांस मिलना चाहिए, वो उंगली वाली चांस मानी नहीं जाएगी। फिर सुजुका उसके पास आती है और हिम्मत जुटाते हुए उससे कहती है कि मुझे भी तुम्हें किस करना है और उससे कहती है कि वो शुद्ध शाकाहारी वाली बात झूठी थी। इस पर रेंतारू कहता है हाँ मुझे पता थी कि तुम झूठ बोल रही हो। उसके बाद रेंतारू सुजुका को किस कर लेता है। उन दोनों को किस करते हुए देख के हनाजो का भी मूड बन जाता है, तो वो भी उससे कहती है कि मुझे भी, और यहाँ पर रेंतारू उसे भी किस कर लेता है। अब उन दोनों को देखते हुए यहाँ पर इंडा की बारी आती है। इंडा जहाँ पर पहले ज्ञान पेल रही थी सुजुका से कि कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, वो तुम्हारा ही माल है, पर वो खुद शर्मा रही होती है। लेकिन रेंतारू को तो पता है कि उसकी हर एक गर्लफ्रेंड को क्या चाहिए, तो वो इंडा के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हें किस करना है और वो उसके किस कर लेता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे बच्चों का टेस्ट का रिजल्ट निकल रहा होता है और सब लोग भीड़ बना के बोर्ड के सामने खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पर रेंतारू गायब होता है। यहाँ पर सुजुका उन दोनों से पूछती है क्या सही में रेंतारू अपने मोबाइल के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता है। फिर हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर रेंतारू उन लोगों से कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से क्लासरूम से अपने मोबाइल को लाना होगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो वो पूछती है कि आखिर उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो बोलता है कि तुम तीनों की फोटो है उसमें, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी बात को सोच सोच के वो लोग बहुत ज्यादा ही खुश हो रही होती हैं। तभी हमें रेंतारू को दिखाया जाता है जो कि अपने मोबाइल को लेने के लिए क्लासरूम में जा रहा होता है और हम देखते हैं कि क्लासरूम में एक लड़की जिसका नाम एआई है वो अकेले ही बैठी होती है। तो रेंतारू उसे देख के बहुत ज्यादा ही हैरान होता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें टेस्ट का रिजल्ट नहीं देखना है, जिस पर वो कहती है ये सब समय की बर्बादी होगी क्योंकि मुझे ही पता है कि मैं इस स्कूल में टॉप करने वाली हूँ। ये कहते ही वो रेंतारू की तरफ देखती है। जैसे ही वो रेंतारू की तरफ देखती है तो उन दोनों को शॉक लगता है, जिससे कि यहाँ पर पता चल जाता है कि ये लड़की रेंतारू की फोर्थ वाइफू है। यहाँ पर रेंतारू सोचने लगता है अब तो ये मेरी माल है तो मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ और उससे कहता है कि अरे चलो अपना रिजल्ट देख लेना। लेकिन वो यहाँ पर रेंतारू को भाव नहीं देती और कहती है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर हमारा बंदा निराश होके अपने रिजल्ट को देखने जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेंतारू के ग्रुप में हेनाजो फर्स्ट आई होती है और सुजुका सेकेंड, लेकिन इंडा और रेंतारू दोनों ही लास्ट आए होते हैं। यहाँ पर रेंतारू देखता है कि एआई ने पूरे स्कूल में टॉप किया होता है। फिर रेंतारू अपनी तीनों गर्लफ्रेंड से एआई के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि मैंने सुना है कि एआई बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, इसीलिए वो हर बार टॉप करती है। इसके बाद हमें
बायोलॉजी लैब की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर प्रैक्टिकल चल रहा होता है और रेंतारो की प्रैक्टिकल पार्टनर एआई होती है। यहाँ पर उन लोगों को प्याज के छिलके की माइक्रोस्कोपिकल पेंटिंग बनानी होती है। तो रेंतारो माइक्रोस्कोप लेने के लिए चला जाता है। जब वो माइक्रोस्कोप लेके वापस आता है तो वो देखता है कि एआई ने बुक में से देख के ही पेंटिंग बना ली होती है। तो रेंतारो कहता है कि हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए, जिस पर वो कहती है कि जब साइंटिस्ट ने बुक में ये सब लिखा है तो हमें ये सब करने की जरूरत क्या है। इस पर रेंतारो मन में सोचने लगता है कि ये तो सही में एआई की तरह है और फिर वो प्याज के छिक्कल को ब्लेड से काटने लगता है। तभी उसकी उंगली भी कट जाती है तो वो अपने हाथ को पानी से धोता है। इस पर एआई उससे कहती है कि ऐसा मत करो, इससे तुम्हें जलन होगी, और उसकी उंगली को पकड़ के अपने मुंह में डाल लेती है और कहती है सलाइवा में एंटी माइक्रोजन होते हैं जो कि तुम्हारी चोट को जल्दी से हील कर देंगे। इसके बाद बायोलॉजी की क्लास खत्म हो जाती है और रेंतारो और एआई साथ में क्लास की ओर जा रहे होते हैं। तभी रेंतारो उसकी मदद करने के लिए एआई को थैंक यू कहता है और उससे कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जिस पर वो मना कर देती है और कहती है कि ये सब टाइम वेस्टिंग है। इस पर रेंतारो से समझाता है कि क्या लोगों के साथ घूमना टाइम वेस्टिंग नहीं होता है, हमें एंजॉय करना चाहिए, अपने जीवन को खुल के जीना चाहिए। इस पे वो कहती है ये सब बकवास है, इससे तुम्हारे एकेडमी के स्कोर नहीं बढ़ते हैं। इस पे वो कहता है कि एकेडमी हर चीज नहीं होती है, इंसान को अपने जीवन को खुल के जीना चाहिए और मजे करने चाहिए। इस पे वो उससे कहती है कि लोगों से ऐसा बहस करना गलत है, तुम ऐसे नहीं कर सकती, और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। अब आपको क्या लगता है, क्या रेंतारो फोर्थ सोलमेट को पा पाएगा या नल्ला रह जाएगा? यह हमें सेकंड पार्ट में पता चलेगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।